जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से लेसन नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इंडिगो, इसे लुइस फिशर ने लिखा है। दरअसल लुइस फिशर की एक बुक है जो कि उन्होंने महात्मा गांधी के विषय में लिखी थी। उसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट ये है, यानी एक छोटा सा हिस्सा जो आपको लेसन के रूप में आपकी बुक में दिया गया है। तो चलिए आज इस क्लास को और इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन के ऑथर के बारे में आपको इतना जानना जरूरी है कि लुइस फिशर जो कि इस लेसन के ऑथर है वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, यानी वो एक अमेरिका के पत्रकार थे। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लेखक हैं वो हमें बताते हैं कि जब मैं गांधी जी से सन 1942 में पहली बार उनके सेवाग्राम में आश्रम में, वो आश्रम जो कि मध्य भारत में स्थित था, उसमें मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा, यानी गांधी जी ने लेखक से कहा, आई विल टेल यू कि मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ इट हैपेंड कि ये हुआ कैसे, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया, टू अर्ज। स्टूडेंट्स, अर्ज का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने के लिए बाध्य करना, बड़े प्रबल रूप से किसी से कुछ करवाना। तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज हैं उनके डिपार्चर यानी प्रस्थान के लिए इनको बाध्य करूंगा। ये निर्णय मैंने कैसे लिया, तो ये मैं तुमको बताऊंगा। इट वॉज इन 1917, तो ये बात है सन 1917 की। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो दिसंबर 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लखनऊ के वार्षिक कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन में गांधी जी गए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ गांधी जी लेखक को बता रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उनके मन में अंग्रेजों को भारत से निकालने का विचार आया और उन्होंने इस पर काफी फिर काम किया। स्टूडेंट्स, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में तो गांधी जी ने काफी कुछ आंदोलन किए थे, लेकिन भारत में अभी उनका ऐसा कोई योगदान इस समय तक नहीं था। There were 2,301 delegates and many visitors. तो उस सम्मेलन के बारे में गांधी जी बताते हैं कि वहाँ 2,301 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि थे एंड मैनी विजिटर्स, और कई सारे विजिटर्स यानी कि जो मिलने आते हैं वो लोग थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमेसिएटेड, एंड सेड, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. During the proceedings, यानी proceedings मतलब कार्यवाही, तो जब सम्मेलन की कार्यवाही चल रही थी उसी during यानी दौरान गांधी recounted, गांधी रिकाउंट करते हैं यानी वर्णन करते हैं, a peasant came up to me, तो एक peasant यानी कि किसान मेरे पास आया, looking like any other peasant in India, और वो भी भारत के किसी भी अन्य दूसरे किसी भी किसान के जैसा ही दिख रहा था। पुअर यानी गरीब, एंड एमेसिएटेड यानी कि बहुत ही लीन, बहुत ही दुर्बल और काफी कमजोर, एंड सेड, और वो बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें, यानी आप मेरे साथ मेरे जिले में चलें। तो यानी ये जो राजकुमार शुक्ला नाम का जो किसान आया गांधी जी से मिलने, जो कि भारत के जो किसान उस समय हुआ करते थे उन्हीं के जैसा बिल्कुल गरीब और दुर्बल दिख रहा था, ये गांधी जी को अपने साथ अपने जिले चंपारण ले जाना चाहता था। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, तो उस स्थान के बारे में, इस जिले चंपारण के बारे में गांधी ने पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये जो जिला था चंपारण, ये टावरिंग हिमालयाज यानी गगनचुंबी बहुत ऊंचे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसके नीचे, फुट हिल्स यानी उसकी तलहटी में था, जो कि नेपाल के पास में था।
Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. तो स्टूडेंट्स, एंशियंट यानी प्राचीन, एक प्राचीन व्यवस्था बनाई गई थी जिसके अंतर्गत, जिसके तहत जो चंपारण के जो पेजेंट्स थे यानी जो वहां के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदार थे, यानी कि वो जिस जमीन पे खेती करते थे वो जमीन किसी और की होती थी, बदले में जो भी उनकी फसल उगती थी उसका एक हिस्सा वो जो लैंडलॉर्ड होता था, जो जमीन का मालिक होता था, वो उसको देते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और जो राजकुमार शुक्ला थे ये उन्हीं किसानों में से एक किसान थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, ये निरक्षर थे लेकिन ये रेजोल्यूट यानी दृढ़ निश्चयी थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वह यानी राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के इस सत्र में बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था यानी जो जमींदारी प्रथा थी उसमें जो इनजस्टिस हो रहा था यानी जो अन्याय हो रहा था उसके विरुद्ध शिकायत करने आए थे, और किसी ने उनसे शायद कहा था कि स्पीक टू गांधी, आप गांधी से बात करो। तो उन्हें लगा कि गांधी उनकी मदद कर सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर and was also committed to go to other parts of India. गांधी ने शुक्ला को बताया कि उनका कानपुर यानी कि कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, यानी पहले से तय एक मीटिंग है, एक मुलाकात है, और उन्हें भारत के और भी अन्य हिस्सों में जाना है। शुक्ला accompanied him everywhere. अकम्पनी मतलब साथ में जाना, तो जहां जहां फिर गांधी जी गए शुक्ला हर जगह उनके साथ गए। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad, और उसके बाद अहमदाबाद के नजदीक अपने आश्रम में गांधी लौट आए। शुक्ला followed him to the ashram, और आश्रम में भी शुक्ला उनके पीछे पीछे आ गए। For weeks he never left Gandhi's side, और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी को नहीं छोड़ा, यानी वो गांधी के साथ साथ ही रहे। Fix a date he begged, उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि एक डेट फिक्स कर लीजिए, एक तारीख तय कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, और गांधी इस शेयरक्रॉपर यानी इस बटाईदार की जो टेनेसिटी यानी दृढ़ता थी और जो इसकी स्टोरी थी, इसकी कहानी थी, उससे प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि इस तारीख को मुझे कलकत्ता में रहना है। कम and meet me and take me from there. आओ, मुझसे मिलो और वहीं से मुझे ले जाओ। Months passed, महीनों बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो जब गांधी कैलकाटा यानी कलकत्ता में appointed spot पर मतलब तय जगह पर पहुंचे तो शुक्ला he was sitting on his haunches. Students, टू सिट ऑन हॉन्चेस का मतलब होता है इस पोजीशन में बैठना, जो आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रही है। तो जब गांधी जी वहां पहुंचे तो इस तरह से इस पोजीशन में शुक्ला बैठे हुए थे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो गांधी के फ्री होने तक उन्होंने इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और फिर वे दोनों ही बिहार में जो शहर था पटना, उसके लिए एक ट्रेन में बोर्ड यानी चढ़ गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. तो फिर वहां शुक्ला गांधी जी को एक लॉयर यानी एक वकील के घर ले गया। उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है इसके अध्यक्ष बने और हमारे भारत के भी राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, तो उस वक्त राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स थे, जो उनके घर के नौकर थे, वो शुक्ला को जानते थे एक गरीब ह्यूमन यानी कि कृषक के यानी किसान के रूप में, जो कि पेस्टर्ड यानी परेशान करना, जो कि उनके मालिक यानी राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता था कि वो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स जो थे, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, बटाईदार थे, वो उनकी मदद करें।
तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने से पहले राजेंद्र प्रसाद के घर अक्सर जाया करते थे और उनसे आग्रह करते थे कि वो उनके जिले के जो नील की खेती करने वाले शेयर क्रॉपर्स हैं, बटाईदार हैं, वो उनकी मदद करें। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. तो इसलिए उन नौकरों ने उसको जमीन पर ही रहने दिया या ठहरे रहने दिया अपने कंपेनियन यानी कि साथी गांधी के साथ, और गांधी जिसको कि उन्होंने समझा कि वो भी एक और पेजेंट है, यानी राजकुमार शुक्ला के जैसा ही एक किसान है। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. लेकिन गांधी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी गई, लेस्ट यानी कि कहीं ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बूंदें उनकी बकेट यानी उनकी बाल्टी से गिर जाएं और पोल्यूट कर दें यानी प्रदूषित कर दें द एंटायर सोर्स, जो पूरा जल स्रोत है यानी कुआं, उसको वो प्रदूषित ना कर दें। ये सोचकर नौकरों ने गांधी को कुएं से पानी नहीं खींचने दिया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं उस समय में अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की भावना काफी प्रबल थी और ये सामाजिक बुराई उस समय के समाज में थी, इसलिए गांधी जी को उस कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया। How did they know that he was not an untouchable? उन नौकरों को भला पता भी कैसे चलता कि गांधी कोई अछूत नहीं थे। गांधी decided to go first to मुजफ्फरपुर, which was en route to चंपारण। गांधी ने निर्णय लिया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के ही रास्ते में पड़ता था। To obtain a more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting। तो जितनी जानकारी, जितनी इंफॉर्मेशन उन कंडीशंस की, उन परिस्थितियों की शुक्ला उनको दे पा रहा था, जो बता पा रहा था, यानी जितनी जानकारी देने में शुक्ला सक्षम था, उससे ज्यादा जानकारी वो ऑब्टेन करना चाहते थे, वो हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School। तो इसी के अनुसार उन्होंने जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज था, उसके एक प्रोफेसर थे J.B. कृपलानी, जिनको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था, उन्हें गांधी जी ने एक टेलीग्राम यानी तार भेजा। The train arrived at midnight 15th April 1917। तो 15 अप्रैल 1917 को जो ट्रेन थी गांधी जी की, वो आधी रात में वहां पहुंची। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students। तो अपने बहुत सारे छात्रों के साथ, बहुत बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ के साथ कृपलानी उनका स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school। तो वहां पर गांधी जी 2 दिन के लिए एक प्रोफेसर मलकानी थे, जो कि एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, उनके घर पर ठहरे। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me। तो गांधी कमेंट करते हैं, गांधी टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि उन दिनों में ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण बात थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर जो मेरे जैसे एक आदमी को हार्बर करे यानी कि शरण दे, क्योंकि उन्होंने अपने घर में रुकवाया था गांधी जी को, तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि उस जमाने में ये एक असाधारण बात थी। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule। होम रूल मतलब स्वराज्य। तो जो स्वराज्य के एडवोकेट्स थे यानी पक्षधर थे, तो जो लोग स्वराज्य की बात करते थे, उनके प्रति सिंपैथी यानी उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में जो छोटे क्षेत्रों के लोग होते थे वो थोड़ा सा डरते थे। तो इसलिए किसी सरकारी प्रोफेसर का गांधी जी को अपने घर पे रुकाना गांधी जी को थोड़ा असाधारण लगा। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran। गांधी जी के एडवेंट यानी आगमन और जो उनका मिशन था, उसके स्वभाव की जो खबर थी वो बहुत ही तेजी से पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण तक फैल गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot
and by conveyance to see their champion. चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईदार थे, उन्होंने ऑन फुट यानी पैदल और बाय कन्वेंस यानी यातायात के साधनों का प्रयोग करते हुए अपने चैंपियन को देखने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर पहुंचना शुरू कर दिया. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. स्टूडेंट्स, कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से मिलना. तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी से ब्रीफ हिम यानी संक्षिप्त रूप से उनको सारी बात बताने के लिए मिले. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. ये ही वकील रिप्रेजेंट करते थे यानी कि प्रतिनिधित्व करते थे इन पेजेंट ग्रुप्स का, यानी कि जो किसानों के समूह थे जिनको समस्या होती थी, तो कोर्ट में यही वकील उनके केसेस के प्रतिनिधि होते थे. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस. तो इन वकीलों ने गांधी जी को अपने केसेस के बारे में बताया एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उस शुल्क के बारे में भी बताया जो कि वो इन किसानों से लेते थे. गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. गांधी ने उन वकीलों को इन बटाईदारों से मोटा शुल्क वसूलने के लिए डांटा. He said, उन्होंने कहा, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. उन्होंने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें अब लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए. Taking such cases to the courts does little good. ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाने में कम ही फायदा होता है, यानी ना के बराबर फायदा होता है. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. तो गांधी जी ने कहा कि जहां पर पेजेंट्स यानी किसान इतने ज्यादा क्रश्ड यानी दबाए हुए, कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्रिकन यानी कि भयग्रस्त हैं, बिल्कुल भयभीत हैं, तो वहां लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, यानी वहां लॉ कोर्ट्स का कोई भी मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अनुपयोगी है. द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. इनके लिए जो सच्ची राहत होगी वो होगी डर से आजाद होना. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण जिले में जो ज्यादातर एरेबल लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि थी उसको बड़ी बड़ी एस्टेट यानी कि जागीरों में बांटा गया था, जिनके मालिक थे अंग्रेज और जहां पर भारतीय किराएदार की तरह काम करते थे. यानी कि जो मालिक थे वो अंग्रेज थे और उनकी जमीनों पर भारतीय किसान खेती करते थे, बदले में अपनी फसल का कुछ हिस्सा वो इन मालिकों यानी अंग्रेजों को देते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. और जो मुख्य वाणिज्यिक यानी व्यापारिक फसल थी वो थी इंडिगो यानी नील की फसल. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. The landlords यानी कि ये जो जमींदार, जो जमीन के मालिक थे, ये सभी टेनेंट्स को यानी सभी बटाईदारों को ये कंपेल यानी विवश करते थे कि ये जो टेनेंट्स हैं यानी बटाईदार हैं, ये अपनी होल्डिंग्स यानी जितनी भी जमीन पर ये खेती कर रहे हैं, ये उसके कम से कम 15% पे इंडिगो यानी कि नील उगाएंगे और सरेंडर कर देंगे यानी कि सौंप देंगे पूरी इंडिगो की हार्वेस्ट को, यानी नील की जितनी भी खेती ये करेंगे 15% पर, वो उस पूरी फसल को रेंट के रूप में इन जमींदारों को सौंप देंगे. तो इस तरह से ये जो जमींदार थे इस बात को मानने के लिए ये किसानों को बाध्य करते थे. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो प्रक्रिया चलती थी ये एक लंबे समय के लिए अनुबंध के द्वारा चलती थी, यानी कि किसानों से पहले ही लिखित में ये शर्त स्वीकार करवा ली जाती थी कि वो आगे लंबे समय तक इन शर्तों को मानेंगे. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. वर्तमान में अभी लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों को ये पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कुछ केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थों की मदद से जो सिंथेटिक इंडिगो है वो बना लिया है. यानी कि अब जर्मनी को नेचुरल इंडिगो यानी नेचुरल नील की जरूरत नहीं थी.
क्योंकि ज्यादातर नील जर्मनी को ही एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था, लेकिन अब जर्मनी ने अपना खुद का सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था और ये बात इन लैंडलॉर्ड्स को पता चली। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि 15% खेती योग्य जो भूमि है उस पर नील की ही फसल उगाने वाली जो व्यवस्था थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो अनुबंध था, उससे लैंडलॉर्ड्स ने, जमींदारों ने इन किसानों को मुक्त करना चाहा, रिलीज करना चाहा। लेकिन उसके लिए जो शर्त उन्होंने रखी वो ये शर्त थी कि इस अरेंजमेंट से, 15% वाले अरेंजमेंट से जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार, वो किसानों को मुक्त कर देंगे, लेकिन बदले में उनको, लैंडलॉर्ड्स को यानी जमींदारों को एक कंपेंसेशन यानी हर्जाना देना होगा और इस हर्जाने को किसान देने के लिए तैयार हैं। ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा सहमति पत्र उन्होंने किसानों से प्राप्त कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें जानना जरूरी है कि क्योंकि अब जमींदारों को नील की फसल की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि किसानों को इस एग्रीमेंट से हम मुक्त करते हैं, बदले में मोटी रकम हर्जाने के रूप में हम इन किसानों से वसूल लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर किसान निरक्षर थे, इलिटरेट थे, उन्हें उतना समझ नहीं थी इन चीजों की, तो कई किसानों ने अपना एग्रीमेंट दे भी दिया था। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. तो ये जो बटाईदारी की व्यवस्था थी, ये किसानों के लिए irksome यानी कि कष्टदायी थी और कई किसानों ने willingly यानी अपनी इच्छा से ही साइन कर दिए यानी हस्ताक्षर कर दिए। Those who resisted engaged lawyers. तो जिन लोगों ने इसका रेजिस्ट किया यानी इसका विरोध किया, उन्होंने लॉयर्स यानी वकीलों से बात की। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो जमींदार थे उन्होंने बात की ठग्स यानी कि ऐसे व्यक्तियों से जो दबाकर, धमकाकर, डराकर इन लोगों से अपनी बात मनवा सकते थे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और इसी दौरान सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील की जो खबर थी वो इन निरक्षर किसानों तक पहुंची जिन्होंने कि पहले ही साइन कर दिए थे, यानी जो किसान पहले ही स्वीकृति दे चुके थे, हस्ताक्षर कर चुके थे। जब उन तक ये खबर पहुंची कि जर्मनी में किस तरह से सिंथेटिक नील बना लिया गया है, तो फिर ये किसान भी अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय गांधी चंपारण पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने से शुरुआत की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश जमींदारों का जो एक संगठन था उसके सेक्रेटरी यानी सचिव से वो मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, तो उस सचिव ने उन्हें कहा कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकता था। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी ने उसे जवाब दिया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी तिरहुत संभाग, जिसमें कि चंपारण जिला स्थित था, तो तिरहुत संभाग के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से गांधी मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। तो गांधी बताते हैं कि वो जो कमिश्नर था वो मुझे धमकाने के लिए आगे बढ़ा और उसने मुझे सलाह दी, फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली, कि मैं तुरंत तिरहुत को छोड़ दूं। स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम अगली क्लास में कंटिन्यू और कंप्लीट करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।